नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में जिसका नाम है निवेश की ABCD। हर हफ्ते हम ये पेशकश लेकर आते हैं जहां पर मैं आपके साथ कविता थपलियाल एक बाज़ार के दिग्गज और मंझे हुए नाम को लेकर आती हूं और उनके साथ हम बाज़ार की चाल पे चर्चा करते हैं, निवेश पोर्टफोलियो पर बात करते हैं। आज मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्षा उपाध्याय। हर्षा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश के लिए जिसका नाम है निवेश की ABCD और निवेश की बारीकियों के साथ साथ मौजूदा हालात जो बाजार के हैं और उस पर अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव आपको कर लेने चाहिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। शुरुआत में करना चाहती हूँ GDP नंबर्स से। अमूमन हम कहते हैं कि आप जब निवेश का पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि आपके लक्ष्यों के साथ इन लाइन है, उसके साथ बंधा हुआ है, तो उतार चढ़ाव का माहौल जो बाजार में आता है अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं तो इतना असर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो निवेशकों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अब हम GDP के नंबर्स की मैंने बात की। सवाल आपसे यहाँ पर ये होगा कि कुछ ज़्यादा उत्साहवर्धक नंबर्स तो है नहीं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था। अब ये समझना है मुझे आपसे कि अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उससे ग्रोथ में थोड़ा सा धीमापन आएगा। आपके लिए क्या सबसे बड़ा कंसर्न है GDP के ये आंकड़ों को देखते हुए और महंगाई को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके कामयाब होने को लेकर? नमस्कार कविता। देखिए, जो इन्फ्लेशन को लेके जो माहौल है वो शायद और 3 से 6 महीना इसी तरफ चल सकता है। हमें लगता है कि अगर आप इन्फ्लेशन को ब्रेक करके देखते हैं, कमोडिटी लेड इन्फ्लेशन, एनर्जी यानी कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है उसके हिसाब से जो इन्फ्लेशन होता है, और बाकी जो है महंगाई, वो फूड इन्फ्लेशन का पार्ट होता है। ये तीनों में से इंडिया में जो सबसे क्रिटिकल जो आज के दिन में लग रहा है वो क्रूड ऑयल के रिलेटेड एनर्जी इन्फ्लेशन है। बाकी दोनों काफी हद तक कंट्रोल में है और आगे भी जाके कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कमोडिटीज आज के दिन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए आगे इन्फ्लेशन उनके साइड से नहीं आना चाहिए। और फूड इन्फ्लेशन जो है, मानसून इस बार का बारिश का सीजन भी अच्छा चला है, फूड ग्रेन्स के स्टॉक्स भी अच्छे हैं, रिजर्वॉयर लेवल्स काफी ऊपर गए हैं, तो इस हिसाब से फूड इन्फ्लेशन भी मैनेजेबल होना चाहिए। तो हमारे लिए सिर्फ क्रूड ऑयल के भाव के हिसाब से जो इन्फ्लेशन आता है उसी के ऊपर नजर रखना चाहिए। बट हमारा मानना है कि आगे 3 6 महीने में ये भी कंट्रोल में आना चाहिए। जैसे आपने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, जरूर जो फर्स्ट क्वार्टर का जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े नीचे हैं। सीक्वेंशियली जो यूजुअली डिप आता है जो जून क्वार्टर में, उससे ज्यादा डिप इस बार देखने को मिला है। शायद ये इसलिए भी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसके वजह से भी थोड़ा ग्रोथ पे इम्पैक्ट शायद पड़ा है। बट हमें लगता है कि ये सब कदम जरूरी थे और आगे भी शायद 1 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा नरम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं और कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी पे भी शायद थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें अगले 3 साल या 5 साल के बारे में, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत अच्छा पोजीशन में है, तो वो उसी फोकस रख के इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए। अगर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है हर्षा, वैसे तो हम सब जानते ही हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के कि कोई सही समय नहीं होता। जब भी आपके पास पैसे होते हैं थोड़े बहुत ही सही, आपको बाज़ार में पैसे डाल देने चाहिए। लेकिन आपसे अब सवाल यहाँ पर यह है, वैल्यूएशंस के नज़रिए से अगर किसी को समझना हो कि अब अगर पैसे डालने शुरू करने चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए, तो क्या आप उन्हें अभी शुरुआत करने के लिए कहेंगे या थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नज़रिया रखकर आप कहेंगे थोड़ा सा रुक जाओ और उसके बाद पैसे डालो? जैसे आपने बताया, मार्केट टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल है। आपको एक एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूँ। जून महीने के बिगिनिंग में जो मार्केट का माहौल था बहुत ही बेरिश फेज था। किसी ने शायद ही एक्सपेक्ट किया था कि अगले 2 महीने में मार्केट करीब करीब 15% ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं और कोविड के समय का मार्केट को देखते हैं, जैसे मार्केट गिरा था किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि इतना जल्दी मार्केट फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये सब जो होता है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है प्रिडिक्ट करना। हमें सिर्फ यही देखना है कि इकोनॉमी कैसे कर रहा है, ओवरऑल
भारतीय कॉर्पोरेट्स कैसे कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से रिस्क मैनेज करके पोर्टफोलियो बनाना होता है। टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि आज के दिन में भी किसी को टाइम करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूर ये है कि वैल्यूएशंस थोड़ा महँगा हुए हैं, तो उस हिसाब से लमसम इन्वेस्टमेंट्स करने से बेहतर है कि आप रेगुलर और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट करें। और जिसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। हर महीने आप फ्रीक्वेंटली इन्वेस्ट करते रहते हैं हर मार्केट के लेवल पे। उस हिसाब से इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी आपका जो मार्केट का है उसको यूज करके आपके पोर्टफोलियो जब मार्केट के लेवल्स नीचे रहते हैं तो आपके ज्यादा यूनिट्स आएंगे, ज्यादा खरीदारी होगी। और जैसे मार्केट ऊपर के लेवल पे वैल्यूएशन होगा और लेवल्स होंगे, आपके यूनिट्स कम आएंगे। तो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो एक तरफ से वोलेटिलिटी को मैनेज करके आगे अलोकेशन होता रहता है, तो वो अच्छा एक रूट रहेगा। जैसे कि हम कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। चर्चा को थोड़ा सा हल्का करते हैं हम हर्षा, और कुछ आपकी फेवरेट इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मुझे बताइए, जो आपने अपने इतने सालों के करियर में शायद सीखे हो, समझे हो, और आप निवेशकों को और दर्शकों को समझाना चाहते हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज या कॉन्सेप्ट्स जिनमें आप अपनी आत्मा से विश्वास रखते हो। देखिए, कोटक म्यूचुअल फंड में हम ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में टिल्ट जो है वो ग्रोथ स्टॉक्स पे थोड़ा ज्यादा होगा। और लेकिन ये ग्रोथ स्टॉक्स ऐसे नहीं होंगे कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस में जो ट्रेड कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट वो रीजनेबल प्राइस पे यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशंस पे जो मिल रहे हैं उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। इंडिया जो है एक इमर्जिंग मार्केट है, बहुत सारे सेक्टर्स और बिजनेसेस हैं जो अभी भी उभर के आ रहे हैं। और जनरली इंडिया में जो आपको ग्रोथ रेट्स देखने को मिलते हैं वो बाहर की दुनिया से काफी सारे जो मार्केट्स हैं वहां से बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें लगता है कि ग्रोथ, अगर आपके पोजिशनिंग में ग्रोथ इन्वॉल्व है तो आपके पोर्टफोलियो एक तरह से हो सकता है कि आप टाइमिंग के हिसाब से शायद गलत हो कि कोई स्टॉक आपने जल्दी खरीद लिया या जल्दी बेच लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आपको बहुत लंबे अवधि के लिए वेट करना पड़ेगा उसको डिलीवरी देखने के लिए। तो इसलिए पोर्टफोलियो का टिल्ट हम ग्रोथ की ओर रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि ग्रोथ स्टॉक में भी आपको देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन क्या है, क्योंकि हर एक स्टॉक का वैल्यूएशन अलग होगा। अगर आप हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये रिस्क है कि जिस दिन वो ग्रोथ नंबर्स थोड़ा डिविएट होते हैं जो एक्सपेक्टेशन थी, तो वैल्यूएशन में काफी फर्क पड़ सकता है, स्टॉक प्राइसेस में काफी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप रीजनेबल वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे वोलेटिलिटी भी काफी कुछ मैनेज होता है। तो यही एक ब्रॉड जो फ्रेमवर्क है उसको हम यूज करते हैं। हर्षा, अमूमन कहा जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट का सफ़र होता है ना वो बहुत बोरिंग होता है। आपको बस अपने पैसे लगातार डालते रहने चाहिए, और जैसा है जस का तस अपना पोर्टफोलियो आप 6 महीने 8 महीने में जब भी आप चाहें आप रिव्यू करें, उसके मुताबिक अगर आपको ज़रूरत लगे तो बदलाव करने की कोशिश करें। अब जो लोग मंझे हुए निवेशक हैं, जिनको सब समझ में आती हैं चीज़ें, वो तो रीबैलेंस कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर मैं एक लेमैन भाषा में आपसे समझना चाहूँ कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस और रिवैम्प कब करना हो, इसके बारे में आपको समझ कब आए? जब आप बाज़ार की चाल में बदलाव देखें, उतार चढ़ाव देखें, अस्थिरता देखें, जो कि बाज़ार की फितरत है, ऐसा नहीं होगा ये तो कभी हो ही नहीं सकता। या अपने पोर्टफोलियो को जब आप रिव्यू करें तब उसमें अपनी होल्डिंग्स देखें, वहाँ अगर आपको कुछ ऊपर नीचे लग रहा है, परफॉर्मेंस में आपको कुछ इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, तब आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस और रिवैम्प करने के बारे में सोचें। ये पोर्टफोलियो के बदलाव का जो निर्णय है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है एक लेमैन के लिए समझना, जिसने जिस इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम ही रखा हो। उस नज़रिए से हर्षा मुझे समझाएं कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। कविता, आजकल का जमाना T20 क्रिकेट का है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखते हैं तो शायद हमें टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना पड़ेगा, यानी कि लंबे अवधि के लिए पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। इसमें यही है कि आपको अगर पोर्टफोलियो बनाए हैं तो आपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से विचार विमर्श करके पोर्टफोलियो बनाए होंगे। मान लीजिए एक एसेट एलोकेशन आपके
रिस्क टॉलरेंस, लिक्विडिटी नीड्स और वेल्थ क्रिएशन गोल्स के हिसाब से एक दिया हुआ है। लेट्स से एक एक्स परसेंटेज ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट एंड वाई परसेंटेज ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट। ये आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि इक्विटी और डेट एक एक तरफ से नहीं चलते हैं, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, और अगर दोनों भी ऊपर हैं तो शायद ग्रोथ रेट्स भी अलग होंगे आपके पोर्टफोलियो के। तो हो सकता है कि 6 महीने 1 साल में आपके पोर्टफोलियो ये जो एक्स एंड वाई जो प्रोपोर्शन में होना चाहिए था वो शायद चेंज हो गया है, या तो मार्केट में उतार चढ़ाव आया है उसके हिसाब से भी चेंज हुआ होगा, या आपने कुछ निवेश किया है अगले कुछ महीनों में उसके हिसाब से भी चेंज हुआ। तो आपको हर 6 महीने हर 1 साल में इसको रिव्यू करना है, देखना है कि वो एक्स एंड वाई जो प्रोपोर्शन आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने जो सोच समझ के बनाया था वो है कि नहीं। इसका रीजन यही है कि मान लीजिए अगर आपने इन्वेस्ट किया 50% इक्विटी में, और मान लीजिए डेट का पोर्टफोलियो आपका शायद 5% 1 साल में रिटर्न दिया और 50 का थोड़ा सा ही ऊपर गया है, लेकिन मान लीजिए इक्विटी बहुत अच्छा किया और आपका 50% जो है वो ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो मान लीजिए आज के दिन में 60 और 40 हो गया या 70 और 30 हो गया। उस समय पे आपको लगेगा कि शायद इक्विटी इतना अच्छा किया है तो और पैसा इक्विटी में डालना चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आपके रिस्क के हिसाब से आपको 50 और 50 रखना था, अभी वो 70 और 30 हो गया है तो आपको 70 से कम करना है, यानी कि इक्विटी में प्रॉफिट बुक करके उसको फिक्स्ड इनकम में लेके जाना है। तो यही आपको करते रहना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पोर्टफोलियो इक्विटी पोर्टफोलियो अच्छा नहीं किया, मार्केट में मंदी का माहौल है और आपका 50 और 50 का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए था वो मान लीजिए 40 इक्विटी और 60 फिक्स्ड इनकम हो गया, तो आपको वो 60 को 50 फिर करके और बाकी जो 10 प्रॉफिट बुक किए हैं वो इक्विटी में लगाना चाहिए। यानी कि आपको आपका जो प्रोपोर्शंस हैं उसको मेंटेन करते जाना चाहिए, उसी हिसाब से आपका रिस्क मैनेज रहेगा। नहीं तो जैसे 70% अगर इक्विटी हो जाता है इस एग्जाम्पल में, तो आपका इक्विटी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है ओवरऑल। जो भारतीय बाजार में जो ताकत है, जो स्टीम है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर डोमेस्टिक इन्फ्लोज के बारे में मुझे स्पेसिफिकली आपसे पूछना है कि इनका सपोर्ट कब तक बाजार को मिलता रहेगा, और जिस तरह से हम एफआईआईज का भी पैसा आता हुआ देख रहे हैं, ये भी कब तक आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी पैसे बाहर डालने की बात आती है तो जब इमर्जिंग मार्केट्स में डाले जाते हैं पैसे तो भारत भी उसमें से शामिल होता है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये कब तक जारी रहेगा एफआईआईज की तरफ से, और जो हमारे भारतीय निवेशक हैं, जो रियायज डोमेस्टिक निवेशक की हम बात कर रहे हैं, वो कब तक अपना दमखम और अपना भरोसा भारतीय बाजारों में कायम रखते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बात करें तो ये बोलना मुश्किल है कि कब तक उनका बाइंग कंटिन्यू होगा या कब सेलिंग आएगा। लेकिन ज़रूर ये बात है कि पहले ज़माने में जितने इम्पोर्टेंट थे फॉरेन फ्लोज, उतने इम्पोर्टेंट आज के दिन में नहीं है, क्योंकि जितना डोमेस्टिक फ्लोज आ रहे हैं वो बहुत सारा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स जैसे एक्ट हो रहा है, तो उस हिसाब से फॉरेनर्स का फ्लो इसके इम्पैक्ट भारत के मार्केट में इतना देखने को नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ एक स्टैटिस्टिक आपके साथ शेयर करूंगा। कोविड का जो पहला वेव था मार्च 2020 से लेके जून 2020 तक, तो 3 महीने में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स करीब करीब 65,000 करोड़ की सेलिंग की थी, लेकिन मार्केट आपको देखने को मिला था कि 32% नीचे आ चुका था। लेकिन यही जो एग्रीगेट सेलिंग था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, अक्टूबर 2021 से लेके जून 2022 तक 9 महीने में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ जितना सेलिंग हुआ था, लेकिन मार्केट सिर्फ 18% नीचे आया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जहाँ पे डोमेस्टिक फ्लोज का इतना काउंटर बैलेंसिंग फोर्स है, वहाँ पे फॉरेन फ्लोज का इतना क्रिटिकल इंपॉर्टेंस नहीं रहा है आज के दिन में मार्केट में, और आगे जाके भी हमें लगता है कि जैसे भारतीय निवेशक निवेश कर रहे हैं उस हिसाब से हमें लगता है कि भारत के जो फ्लोज हैं वो ज्यादा क्रिटिकल होंगे रादर देन ग्लोबल फ्लोज। और जब आप भारतीय निवेशकों की फ्लोज की बात करें तो इससे सबसे बड़ा जो स्टेबल फ्लोज है वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो हर महीने आता है वो सबसे ज्यादा है, और करीब करीब ये 12,500 करोड़ इंडस्ट्री में हर महीना इन्वेस्ट हो रहा है। और ये जो फिगर है ये हर महीना 100-200 करोड़ इंक्रीज ही हो रहा है, यानी कि और लोग इसमें ज्यादा रुचि रख के इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं।
अगर आप पूरा टोटल फोलियोज देखते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के, वो करीब 5 करोड़ से थोड़ा सा ही ज्यादा फोलियोज है। यानी कि बहुत ही कम लोग आज के दिन में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये सैचुरेट होने में या मेच्योर होने में बहुत देरी है, और तब तक तो भारतीय जो निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं वो काफी हद तक स्टेबल रहना चाहिए और ग्रो भी होना चाहिए। अच्छा, कुछ लगातार हम ग्लोबल एक्सपर्ट्स की बात सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं हर्षा, और सभी का एक सुर में कहना है कि आने वाले दशक की बात करें या आने वाले समय की बात करें, भारत एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई देगी। आपकी एनालिसिस इन बातों को लेकर क्या है? इनको आप कितना सही मानते हैं? ज़मीनी हकीकत और दमखम के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल और पिछले 20 साल की भी बात करें तो इंडिया जो है ग्लोबली जो बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, चाइना, काफी सारे जो बाकी इमर्जिंग कंट्रीज हैं, सबके तुलना में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, और मार्केट का जो परफॉर्मेंस रहा उसके हिसाब से। और आगे तो हमें लगता है कि ये सिचुएशन और भी भारत की तरफ ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर किसी ग्लोबल निवेशक को देखना है कि किस कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो शायद ही इंडिया जैसी कंट्रीज उनके सामने देखेंगे। कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कहीं ना कहीं कुछ और प्रॉब्लम है। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि आगे के सालों में भी इंडिया का जो फेवर्ड डेस्टिनेशन जो बोला जाता है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, वो कंटिन्यू रहेगा, और निवेशक आते रहेंगे इंडियन मार्केट। अच्छा हर्षा, जब भी अब हम ग्लोबल इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो उसमें यूएस, यूके और तमाम यूरोपियन देशों को लेकर जो संकट है, जो समस्याएं हैं, वो तो सामने आती रहती है। मैं चाहती हूँ कि इस चर्चा को थोड़ा हम चाइना के लिहाज से अब समझना चाहें, क्योंकि अब भारत एक ऐसी जगह पर प्लेस्ड है और इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पर तमाम दुनिया की इकोनॉमीज़ में हमारी ग्रोथ स्टोरी अभी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। तमाम आंकड़े भी यही कहते हैं और जिस तरह से डेटा भी निकल कर आ रहा है वो भी इस बात का सबूत है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि जिस दिक्कतों से, परेशानियों से और रोड़ों से चाइना गुजर रहा है, भारत का इसमें कहाँ पर फ़ायदा है और किस तरह से भारत जो है चाइना की दिक्कतों की वजह से आगे और बढ़ सकता है, ग्लोबल मैप पर और उभर कर दिखाई दे सकता है और अपनी जो इम्पोर्टेंस है उसका दावा कर सकता है, जो कि शायद इतने पिछले सालों में हम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है। इसमें मैं दो बहुत बड़े पॉजिटिव्स को दोहराऊंगा। एक तो है कि जैसे सबको पता है कि चाइना यूज्ड टू बी द मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द एंटायर ग्लोब, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो होता था वो चाइना से सबसे ज्यादा होता था, और वहां से बाहर दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो ये कोविड के बाद और ये जो चाइना ताइवान का जो बिकरिंग चल रहा है, या जो ट्रेड रिलेशंस सार हुए हैं यूएस और चाइना के बीच, ये सबको लेते हुए लोगों को लग रहा है कि एक ही कंट्री के ऊपर इतना डिपेंडेंस नहीं रखना चाहिए और बाकी कंट्रीज से भी इंपोर्ट करना चाहिए अगर क्वालिटी ठीक है और दाम ठीक है। तो उस हिसाब से जो एक पोजीशन था चाइना से कॉम्पीट करने के लिए, जो दूसरे कंट्रीज में कंट्रीज के लिए जो एक पोजीशनिंग था, उसमें आई थिंक इंडिया डेफिनेटली आगे बढ़ चुका है। और पहले काफी सारे हमारे खुद के प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, और सबसे बड़ा बात तो ये था कि हमारे जो टैक्सेशन था वो इंफीरियर था बाकी सारे कंट्रीज के हिसाब से। तो उस हिसाब से इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग भी किया है तो वो टैक्स के चलते हुए वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ करता था। लेकिन 3 साल पहले जो एक्सपोर्ट यूनिट्स पे जो टैक्सेशन का चेंजेस आया न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, उस पॉलिसी से काफी हद तक ये जो निगेटिव था वो भी हट गया है। तो डेफिनेटली इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में जो एक पोजीशन है चाइना से कॉम्पीट करने के लिए, वो शायद एक अच्छा मौका मिला है आज के दिन में। दूसरे सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट्स को देखते हैं, सबसे बड़ा जो प्रोपोर्शन है उसका इन्वेस्टमेंट्स का वो चाइना में जाता है, और चाइनीज मार्केट इंडियन मार्केट्स को पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है।
और आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे 2022 के रिटर्न्स हमारे मार्केट्स चाइनीज मार्केट से काफी अच्छे किए। तो वो धीरे धीरे ये हो रहा है कि जो पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा पोजीशन है ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियोज में, वो पोजीशन इतना अच्छा नहीं कर रहा है, और जो उसके नीचे का पोजीशन है वो काफी अच्छा कर रहा है। तो उस हिसाब से भी जो फ्लोज आएंगे अगले साल और अगले जो 3-5 साल में, उसमें इंडिया का शेयर ज्यादा होने का अनुमान लगा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर चाइना ताइवान के बीच में ऐसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल बना रहा, तो जो नए निवेशक हैं, ग्लोबल निवेशक हैं, वो भी शायद चाइना में इतने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालने में थोड़ा डरेंगे। तो उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया को आना चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं। थोड़ा सा हल्का करती हूँ एक बार फिर से मैं चर्चा को। हर्षा उपाध्याय वीकेंड्स पे क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस तरह से अपने आप को अनवाइंड करते हैं? क्योंकि हफ्ते के लगभग 5 दिन तो आप बाज़ार को लेके तमाम पढ़ाई लिखाई करते होंगे, लोगों के पैसे आपको संभालने हैं, सही जगह पर निवेश करने हैं, लेकिन वीकेंड्स में अनवाइंड करने के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं? Spending time with family, I think that's the best thing that I can do. ऐसा नहीं है कि आप फ्राइडे 3:30 बजे आप स्विच ऑफ कर सकते हैं और सब कुछ भूल सकते हैं। ये ऐसा एक प्रोफेशन है जहाँ पे छुट्टी के दिन में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकता है, या आपके मन में कुछ आ सकता है कि ऐसे होने से क्या होगा, एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ से कंप्लीट छुट्टी रहेगी, लेकिन जितना हो सकता है हम अनवाइंड करने के लिए कोशिश करते हैं अपने फैमिली के साथ टाइम बिता के। आप खाने पीने के शौकीन हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, दर्शकों को कोई जगह या कोई रेस्टोरेंट रेकमेंड करना चाहेंगे तो कहाँ आप कहेंगे कि उन्हें जाया जाए इस वीकेंड? देखिए, कहीं पे भी आपको जो फूड पसंद है, वहाँ पे अगर नई जगह खुली है तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुंबई में जो दर्शक हैं उनके लिए तो यही प्रॉब्लम है कि हर बार उनको ट्रैफिक सोच के ही कुछ प्लान करना पड़ता है, जो हम भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके घर के नज़दीक कुछ नया कुछ देखने को या एंटरटेन कर लेने के लिए मिलेगा तो बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले आपने कहा कि कोई अगर नई जगह खुली हो तो आपको जाकर ज़रूर उसको एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। बॉम्बे के लोग नहीं, लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर यही सवाल मुझे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपसे पूछना हो तो पिछले 2 सालों में हमने देखा बहुत सारी नई नई थीम्स और इनोवेशन वाले प्रोडक्ट्स एएमसीज ने लॉन्च किए। निवेशक कहीं ना कहीं इनोवेशन के लिए तैयार भी दिखाई दे रहे थे। अब अगर किसी को कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट खरीदना है या उसमें निवेश करना है या किसी भी नई तरह की थीम या इनोवेशन का तड़का अपने पोर्टफोलियो को देना है, तो क्या वो देना चाहिए, या आपको लगता है कि फिलहाल इन सब चीज़ों से थोड़ा सा परहेज ही कर लो, जो बेसिक पोर्टफोलियो बना हुआ है उसमें बंधे रहो, वो सिंपल है और अच्छा है? हमारे हिसाब से बहुत सारे जो निवेशक हैं, रेगुलर नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो हैं, उनके लिए तो रेगुलर पोर्टफोलियो ही ठीक है, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहता है। लेकिन अगर कोई सोफिस्टिकेटेड इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं और ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वो ज़रूर थेमेटिक फंड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन थेमेटिक फंड्स में भी प्रोपोर्शन जो आपका निवेश का होगा वो 5 या 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब थीम्स जो हैं ये हर समय पे शायद आपको पैसा बना के नहीं देंगे। कुछ साल में शायद आपको पैसा बनेगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो थीम था वो 2005 से लेके 2008 तक आपको बहुत ज़्यादा पैसा दिया, बना के दिया, लेकिन उसके बाद शायद इतना कुछ खास नहीं हुआ। सिमिलरली अगर आप पिछले 2-3 साल देखते हैं तो आईटी इंडस्ट्री ने बहुत आपको वेल्थ क्रिएट करके दिया है, लेकिन शायद आगे जाके इतना नहीं हो पाएगा। तो हर एक थीम में आपको एंट्री और एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और उसको सोच के आपको पोजीशन बनाना पड़ता है। और इसको जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स जो बोलते हैं, जिसको रिस्क का पूरा जानकारी है, वही इन्वेस्टर्स इसको ट्राई करना चाहिए। और उसमें भी हमें लगता है कि 5 या 10% आपके पोर्टफोलियो से ज़्यादा ये थेमेटिक फंड्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी एएमसी में अब तक अगर मैं इन्फ्लोज के लिहाज से इक्विटी में समझना चाहूँ तो किस कैटेगरी में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? कहाँ पर आपको लग रहा है कि बढ़ चढ़ के निवेशकों का थोड़ा सा रुझान बढ़ा है, अस्थिरता को देखते हुए, ट्रिगर्स को देखते हुए? सबके सब इक्विटी कैटेगरीज में इन्फ्लोस तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा नरमी है।
आउटफ्लोज नहीं है, लेकिन जितने इनफ्लोज आ रहे थे उससे थोड़ा कम इनफ्लोज आ रहे हैं। तो शायद ये इसलिए भी हो सकता है कि जैसे हमने बिगिनिंग में बात की है कि मार्केट जो जून के लेवल्स हैं वहां से बहुत ही शार्पली 15-16% पर आ चुका है। तो शायद इसलिए कुछ इन्वेस्टर्स थोड़ा धीरे से शायद निवेश कर रहे हैं, जो जरूरी भी है। इस लेवल पे रिस्क थोड़ा बढ़ चुका है। बट लेकिन ओवरऑल जो अगर आप फ्लोज की बात करें तो वो तो अभी भी जैसे आपने इंडस्ट्री में भी देखा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उसी तरफ का एक एक माहौल कोटक म्यूचुअल फंड के फ्लोज पे भी है। तो हमारा भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है। लोग लमसम ज़्यादा निवेश कर रहे हैं बाजार में या एसआईपी में बढ़ोतरी देख रहे हैं आप? एसआईपी जो नंबर्स हैं वो तो कंसिस्टेंटली हर महीने इंक्रीज ही हो रहे हैं। वो तो एक ट्रेंड इंडस्ट्री में भी है और हमने भी देखा है। और जो लमसम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, इसी का मैं बोल रहा था, जो जुलाई और अगस्त में लमसम इन्वेस्टमेंट जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो थोड़ा नीचे के लेवल पे हैं। यानी कि जितने ज्यादा आ रहे थे पहले कुछ महीनों में उतने ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर आया है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टर्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग। जैसे लमसम इन्वेस्टर्स हैं वो शायद थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि धीरे धीरे निवेशक अब ये समझ रहे हैं कि किश्तों में निवेश करना कितना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। हर्षा उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया और बारीकी से निवेशकों को इन्वेस्टमेंट के गुर सिखाए। बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए।